हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। आज हम देखेंगे जो नेपाल में राजतंत्र किस तरीके से रहा और वहां पर फिर लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई। तो ये आपके क्वेश्चन भी आता है 4 नंबर का आपके पेपर में, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो शुरू करते हैं। देखो क्या था, नेपाल के बारे में अगर हम थोड़ा जानने की कोशिश करें तो नेपाल कहा जाता है कि कभी भी गुलाम नहीं बना, कभी गुलाम नहीं बना ये। और 1768 में इसका एकीकरण हुआ था, मतलब 1768 में इसका एकीकरण हुआ था। एकीकरण मतलब सभी क्षेत्रों को मिलाकर नेपाल बना था, काफ़ी क्षेत्रों को। और इस तरीके से नेपाल भी एक भारत का ही अंग था, भारत का पार्ट था, हिंदुस्तान का एक अंग था, और इसलिए इसको नेपाल में हिंदू राज्य कहा जाता है। और आधुनिक काल में कई वर्षों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा। इसमें क्या था, राजा का शासन होता था, संविधान पर आधारित। जो राजा था वो संविधान पर आधारित शासन व्यवस्था चलाता था वहाँ पर, इसलिए उसको संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। तो राजनीतिक दल और आम जनता द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग के लिए, अब वहाँ पर क्या था, राजतंत्र तो स्थापित था, काफ़ी दिनों से चला रहा था, राजा शासन करता था, लोगों को खुलेपन की जरूरत चाहिए थी। लोग चाहते थे कि शासन व्यवस्था में थोड़ी स्वतंत्रता मिले, खुलापन आए। तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर राजनीतिक दल और आम जनता द्वारा क्या होता है, उत्तरदायी शासन की मांग की जाती है। एक ऐसा शासन जो लोगों के प्रति उत्तरदायी हो, जिम्मेदार हो, जो लोगों की बातों को सुने, जो लोगों के हितों में काम करे। इस प्रकार के लोकतंत्र की उनको शासन की जरूरत थी। अब क्या होता है, इसके बावजूद क्या होता है, जनता, राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब जनता को चाहिए था कि भाई, जनता को चाहिए था कि एक उत्तरदायी शासन स्थापित हो, जहां पर लोगों की आवाज़ सुनी जाए, लोगों की जवाबदेही पूरी की जाए, है ना, सरकार जवाबदेही पूरी करे। वहां पर क्या करता है राजा, वहां पर सेना की सहायता से और ज़्यादा नियंत्रण स्थापित कर देता है, और ज़्यादा कंट्रोल कर लेता है शासन में। अब क्या होता है कि एक मजबूत लोकतांत्र समर्थक आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1990 में अब वहाँ पर एक लोकतांत्र समर्थक क्या होता है, आंदोलन होता है। फिर क्या करता है राजा, वहाँ पर क्या करता है, एक लोकतांत्रिक संविधान की मांग स्वीकार कर ली। राजा क्या करता है, जो लोगों के द्वारा एक संविधान बनाकर राजा को शासन करने की जो मांग की गई थी, उसको क्या करता है राजा एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है। अब वहाँ पर क्या होता है, एक संविधान बनाया जाता है 1990 में। और फिर क्या होता है, एक संवैधानिक राजतंत्र, या कह सकते हैं संविधान पर आधारित एक राजतंत्र स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से राजा अब क्या करता है, संविधान के अनुसार काम करने लगता है। और वैसे में भी मैं बताऊंगा, संविधान, कई सारे संविधान बनाए गए नेपाल में, कई बार संविधान बनाए गए नेपाल में, जैसे 1948 में, 1951 में, 1959, 1962, 1990, 2006, हाँ 2007 में, 2015 में। तो इस तरीके से कई बार यहाँ पर संविधान बनाए गए। अब क्या होता है कि यहाँ पर ये क्या होता है, लोकतांत्रिक संविधान की मांग को स्वीकार कर लेता है, उसके बावजूद वहाँ की जनता शांत नहीं होती है। अब लोकतंत्र सरकार के समक्ष कई समस्याएं, देश के कई भागों में माओवादी और अपना प्रभाव जमाने में सफल रहे। अब देखो, लोकतंत्र सरकार के समक्ष कई सारी समस्याएं क्या हुई, सामने आई, और माओवादी ने लोकतंत्र सरकार को स्थापित करने के लिए क्या करी, आवाज़ उठाई। अब राजा की सेना ने उनसे खुला संघर्ष हुआ, और कुछ सेना लोकतांत्रिक समर्थक माओवादी के बीच त्रिकोणीय संघर्ष भी हुआ। बात ये थी कि राजा वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित नहीं कर रहा था, तो जनता ने और वहाँ के जो राजनीतिक दल थे, 7 पार्टियाँ थी, 7 राजनीतिक दलों ने और माओवादियों ने और कहें जनता ने मिलकर राजा के खिलाफ लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र लाने के लिए नेपाल में एक आंदोलन किया, एक संघर्ष किया। और ये संघर्ष नेपाल के राजा जो ज्ञानेंद्र था, उस राजा की सेना के साथ माओवादी का संघर्ष होता है, गोरिल्ला युद्ध होता है रुक रुक कर। ठीक है, तो इस प्रकार वहाँ पर एक आंदोलन खड़ा होता है। फिर राजा क्या करता है, 2002 में पूरी संसद को भंग कर देता है। अब जब संसद भंग हो जाती है तो थोड़ा बहुत लोकतंत्र जो था वो भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि संसद क्या होती है, लोकतंत्र का प्रतीक होती है। राजा ने क्या करा, उसको भी भंग कर दिया। अब वहाँ पे जो लोकतंत्र बचा था वो भी क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब जब लोकतंत्र समाप्त हो गया, अब क्या होता है, लोकतंत्र वहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब जनता क्या होती है, और ज़्यादा आक्रोश में आ जाती है, और ज़्यादा क्रोध में हो जाती है। अब फिर क्या होता है, 2006 में एक देशव्यापी, बहुत व्यापक स्तर पर क्या होता है, आंदोलन होता है, धरना प्रदर्शन होता है लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए नेपाल में। कि भैया जो जनता होती है, माओवादी जो होते हैं, और साथ जो राजनीतिक दल थे वहाँ के, वो क्या करते हैं, ये मांग करते हैं कि हमें लोकतंत्र स्थापित करना है, नेपाल में लोकतंत्र स्थापित किया जाए। इसको लेकर वो बहुत व्यापक स्तर पर आंदोलन कर देते हैं, प्रदर्शन कर देते हैं। और फिर क्या होता है, वहाँ पर कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता उभर कर आते हैं, और पूरे विश्व स्तर पर यहाँ पर क्या होता है, लोकतंत्र को लेकर, लोकतंत्र के जो समर्थक होते हैं और लोकतंत्र को लेकर आंदोलन करते हैं। फिर क्या होता है, 2006 में वहाँ पर क्या होता है, राजतंत्र को बिल्कुल हटा दिया जाता है,
और 2008 में क्या होता है, राजतंत्र को ख़त्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य का गठन किया। अब नेपाल को एक लोकतांत्रिक गणराज्य का गठन किया, नेपाल को एक लोकतंत्र गणराज्य के रूप में गठित किया गया और 2015 में वहाँ पर एक नया संविधान भी बनाया गया। तो वहाँ पर जो माओवादी होते हैं, फिर सरकार क्या करती है, उनसे ये समझौता करती है कि माओवादी अब शांत हो जाएंगे, वो कोई संघर्ष नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, ये भी एक समझौता किया जाता है। और उसके साथ क्या होता है, 2006 में जैसे आंदोलन होता है एक व्यापक, उसके बाद वहाँ पर क्या होता है, राजतंत्र समाप्त होता है और राजतंत्र समाप्त होते ही क्या होता है, वहाँ पर लोकतंत्र गणराज्य के रूप में नेपाल का गठन होता है। नेपाल जो होता है वो एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन जाता है और उसके बाद 2015 में फिर उसका एक और संविधान बनाया जाता है और इस प्रकार वहाँ पर क्या होता है, लोकतंत्र स्थापित हो जाता है। तो ये था लोकतंत्र किस प्रकार स्थापित हुआ, किसमें, नेपाल में, वो ये टॉपिक था। अब इधर देखें थोड़ा हम, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है और एक वो है। तो नेपाल कई बार, वहाँ पर नेपाल में संविधान बनाए गए, जैसे मैंने बताया था 1948 में, 1951 में, 1959 में और 1962, 1990, 2007, 2015। तो देख लो यहाँ पर 7 बार वहाँ पर क्या होगा, संविधान बनाया गया नेपाल में, तब जाके वहाँ पर लोकतंत्र अब स्थापित हुआ है। तो अब वहाँ पर क्या है, लोकतंत्र तरीके से सरकार चुनी जाती है। और अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र बहाल करने में कैसे सफल हुए। तो आपको ये पूरे चरण बताने हैं कि किस तरीके से पहले नेपाल में क्या था, एक हिंदू राज था, तो वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र चलता था, है ना, हिंदू राष्ट्र तो था ही था। उसके बाद ये देखा जाए तो नेपाल में काफ़ी लंबे समय से एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित रहा। फिर उसके बाद लोगों ने वहाँ पर विद्रोह किया, है ना, लोगों ने एक खुलेपन की अर्थव्यवस्था की मांग की कि भाई एक राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, देश में खुलापन होना चाहिए, लोगों को आज़ादी होनी चाहिए, एक ऐसा शासन हो जो लोगों के प्रति जवाबदेही रखे, लोगों की आवाज़ को सुने। तो इसको लेकर क्या होता है, वहाँ पर लोगों के अंदर लोकतंत्र के प्रति भावना जागती है। फिर 1990 में लोग विरोध करते हैं, राजा से कहते हैं कि संविधान पर आधारित एक शासन किया जाए, फिर संविधान बनाया जाता है, फिर भी नहीं मानते। तो 2002 में फिर एक आंदोलन होता है, उस आंदोलन में माओवादी के साथ संघर्ष होता है, गोरिल्ला युद्ध होता है, तो राजा गुस्से में आकर पूरी संसद भंग कर देता है ना। फिर 2006 में एक व्यापक आंदोलन होता है। 2006 का आंदोलन ऐसा आंदोलन था जो इतना व्यापक हो जाता है कि वो राजा को मजबूर कर देता है अपनी शासन व्यवस्था से हटने के लिए। फिर वहाँ पर क्या होता है, लोकतंत्र सरकार स्थापित हो जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि जो लोकतंत्र था नेपाल में किस तरीके से स्थापित हुआ और राजतंत्र कैसा था। तो ये है आपका टॉपिक। और यहाँ पर देख सकते हो ये नेपाल है और अभी नेपाल का हाल फिलहाल में नेपाल और भारत के बीच में थोड़ा तनाव भी चल रहा है, काला पानी और कई क्षेत्रों को लेकर। नेपाल ने अभी अपना नया मैप जारी किया था जिसमें उसने काला पानी को और कई सारे क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में दिखाया था। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, लोकतंत्र, नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।